आज पुनः एक बार इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच हमारे बड़े भाई पीके यादव जी, जो बिहार विभूति अवार्ड से पुरस्कृत किए गए हैं, हमारे बीच और भी सर हैं, फैकल्टी हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई स्टूडेंट छात्रगण, आज सब हम लोग एक छत के नीचे बैठकर परिचर्चा कर रहे हैं। सर हमें कुछ बोलने से पहले कॉम्प्लीमेंट दे दिए कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं। कहीं से ये पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। हमारे युवाओं वर्ग में खास करके हम युवा हैं तो युवाओं की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, उसकी हक की बात करते हैं, यही सर को अच्छा लगता है। हम भारत के लोग, ये शब्द तो कहा जाता है, लेकिन भारत की आज़ादी में उन क्रांतिकारियों को, वीरांगनाओं का जो योगदान है वो योगदान उन्होंने दिए, लेकिन साथ में ये कल्पना जरूर किए थे कि हमारे आने वाले समय में जो भारत के युवा होंगे, युवतियाँ होंगे, वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के अलावा भी कुछ काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। देश जो है गुलाम सिर्फ अंग्रेज द्वारा शासित शासकों के द्वारा नहीं होता है, मुगलों के द्वारा, उसके शासकों के द्वारा शोषण किए जाने पर नहीं होता है, सल्तनत काल में सुल्तानों के द्वारा शासन किए जाने पर नहीं होता है। देश गुलाम हमारी कमजोरियों, हमारी अव्यवस्थाओं के कारण भी होता है। जानना पड़ेगा। बड़े भाई साहब ने बोले थे कि हम बोल नहीं सकते थे इसलिए गुलाम थे, आज बोल रहे हैं इसलिए आज़ाद है। नहीं, पूर्ण रूपेण शब्द नहीं है ये मिथ्या है, क्योंकि बोल उस समय भी सकते थे, सरकार सुनती नहीं थी। बोल अभी भी सकते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू जी से एक सवाल पूछा गया था कि आज हम आज़ाद भारत में हैं, तब भी एक महिला ने उनसे सवाल पूछी थी कि तब हमको रोटी नहीं मिलता था, पानी की समस्या होती थी, बिजली नहीं मिलता था, एजुकेशन हेल्थ नहीं मिलता था। आज आज़ादी के बाद भी यही स्थिति है, तो गुलाम भारत और आज़ाद भारत में क्या फ़र्क है? तो बहुत सुंदर जवाब दिए थे, बताए थे कि अंतर ये है कि आज़ाद भारत में आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, यही आज़ादी की निशानी है। जो हमारे क्रांतिकारियों की जो परिकल्पना रहा है आज़ादी को लेकर, वो पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। हालांकि आज़ादी से पहले 1857 की क्रांति देखेंगे तो हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम मिलकर देश के लिए लड़ा, और देश की सबसे पहली आज़ादी की लड़ाई थी, जो कि इतने बड़े स्तर पर था, इतनी मजबूती से अंग्रेज को हिला दिए थे। लेकिन आज धर्म की राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति हो रही है, इसमें खास करके हमारे युवा वर्ग पिसा रहे हैं। एजुकेशन व्यवस्था के बारे में आज एक अमेंडमेंट आया बिहार में, थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं, और साथ में प्रशंसा हम वर्तमान सरकार को करना चाहते हैं। हम निजी संचालक के शिक्षक हैं, हम अपने हित और परिवार से पहले हम अपने इस देश के, इस राज्य के युवाओं के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनका ये फरमान है, फरमान जारी किए उन्होंने कि अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होगी, कोचिंग संस्थान इस समय नहीं चलेंगे। अब सवाल ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब स्कूल में मिलने लगे तो कोचिंग में आने की क्या आवश्यकता है? ये सही है और करवा है, इसलिए बोल दिए और यही अच्छा लगता है। इतना दूर अपने माँ बाप से दूर रह के पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसकी प्रयास की जा रही है, हम इसकी सराहना करते हैं। इसकी
बात आज नहीं, आज से 50 साल पहले होनी चाहिए थी कि पढ़ने का मतलब स्कूल में ही पढ़ना, पढ़ने का मतलब कॉलेज में ही पढ़ना। लेकिन देश के कुछ गद्दारों ने, जो सफ़ेद कुर्ता में पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, विधानसभा विधान परिषद में बैठे होते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, फिर भी बोलना पड़ रहा है कि देश के गद्दारों ने कभी धर्म की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति की, कभी SC ST बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम लोग जैसे युवाओं को आगे आकर ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को और झोला छाप डॉक्टरों को धन्यवाद देते हैं, छोटे छोटे भाइयों को जो कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को अपने हाथ में कमान लेकर देश की सुरक्षा और समाज की सेवा कर रहे हैं। और ये बोलते हुए मुझे कतई शर्म नहीं आ रहा है कि शिक्षा जो है प्राइवेट शिक्षकों के वजह से जीवित है, शिक्षा स्वास्थ्य जो है वही झोला छाप डॉक्टरों के वजह से जीवित है। थोड़ा भी बोलने में शर्म नहीं आ रहा, क्योंकि आपने महोदय, हमने आपको चुना, लेकिन आपने वैसी व्यवस्था बनाई नहीं कि मुझे एक सुदूर गांव के सुदूर लोगों को, जिनको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, भारत के प्रियम्बल नहीं पता है, भारत के में उनके मिले हुए राइट्स नहीं पता है, उनको आप न्याय नहीं दिलवा पाते हैं क्योंकि उनको जागरूकता नहीं है। अपने चुनाव प्रचार में आप किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन भारत में उनका क्या अधिकार है इनको बताने वाले नहीं हैं, इनको बताने वाले नहीं हैं, उसकी जागरूकता नहीं फैलाई जाती है। यही मानसिकता है कि आज हमारे ट्रेन में भी भेदभाव की बात होती है, सार्वजनिक स्थान पर होता है, एजुकेशन में होता है, हॉस्पिटल में होता है, सभी जगह भेदभाव की होती है, क्योंकि मानसिकता है। वही मानसिकता को दूर करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना हम लोगों ने किया था। बहुत सारे क्रांतिकारी ये बताए थे कि ये भारत जो है दुनिया का अनोखा देश है और बनेगा, ऐसी कल्पना करते हैं, क्योंकि एक गुलदस्ता सिर्फ एक रंग का फूल हो उसमें तो कतई गुलदस्ता नहीं बनता है, गुलदस्ता में अनेक प्रकार का फूल होना जरूरी है, तभी सबसे अधिक सुंदर गुलदस्ता बनता है। हम देश की निर्माण कर रहे हैं, हम युवा देश की निर्माण करने में लगे हैं, लेकिन कुछ खादी और खाकी देश को बर्बाद करने में लगे हैं। बोलने पर मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन मैं बोलने से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी दिल की बातें हैं, बोल के रहूँगा, यही बोलना अच्छा लगता है। सोचिए, क्या भारतीय व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर आपको 35 साल तक सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। कितनी दुखद है, अपने बुजुर्ग पिता की आंखों में आपकी सफलता का आशा, अपनी माताओं की आंखों में आपकी सफलता का आशा, आपको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अपनी हक की रोटी लेने से भी रोक रहा है। यही देश की पूर्ण आज़ादी न होने का प्रमाण है। समझना पड़ेगा, हम पूर्ण आज़ादी की बात करेंगे और पूर्ण आज़ादी हमारे सहयोग से ही होगा। सिस्टम यदि भ्रष्ट है तो सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको SP बनना पड़ेगा, आपको DM बनना पड़ेगा, आपको कलेक्टर बनना पड़ेगा, जज भी आपको बनना पड़ेगा, जो एक ज़मीन से उठकर सामान्य सोच वाले लोगों की भलाई कर सकते हैं। ऐसे वर्गों में आगे देश की सेवा करना पड़ेगा। पूर्ण आज़ादी की परिकल्पना हम तब करेंगे जब हमारे सुदूर इलाका में, देश के कड़वे कस्बे में और भारत के अनेक भूखंड जो भारत के वर्तमान क्षेत्र हैं, वहाँ सुदूर क्षेत्र में एक गरीब आदिवासी के घर में भी दिया जलेगा, बिजली आएगा, रोटी, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा मिलेगा और इससे भी बड़ा बोलने का हक और अधिकार मिलेगा। तब हम समझेंगे कि भारत में पूर्ण आज़ादी आई है। आंशिक आज़ादी दी गई थी, पूर्ण आज़ादी लाने की जिम्मेवारी हम युवाओं के पास है। और हम चाहते हैं कि जहां जिस स्तर पे आप हैं, उसी स्तर पर देश की सेवा करना शुरू करिए।
कुछ नहीं हो पाता है, आप आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्चों को देश की भलाई के लिए जागरूक कर सकते, क्योंकि वो बच्चे को यदि मोरल साइंस विकसित नहीं किए, उसके मन में समाज के हित के बारे में, भाईचारा के बारे में, देशभक्ति के बारे में नहीं बताए, तो फिजिक्स पढ़ा के सर बम बनाने जरूर पड़ता सिखा दीजिएगा, लेकिन वो बम आपके ऊपर फोड़ेगा। इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम जहाँ हैं, जिस स्तर में हैं, उसको लोगों को मोटिवेट करें, देश की स्वतंत्रता के बारे में बताएं। हम भूल गए। अभी जो कुछ नेताओं की बात करेंगे, कुछ नेताओं, हालांकि ये कुछ में अधिक कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने सिस्टम को उतना खराब नहीं कहना चाह रहे। कुछ नेताओं को आज भी क्रांतिकारियों के ऊपर जब पुष्प बरसाना होता है तो वो फूल को फेंक कर चढ़ाते हैं। मेरी बहस हो गई थी जब मैं पटना की धरती पर आया था और पढ़ा रहा था। यही बापू सभागार है जहाँ पर मैं पहली बार भाषण दिया था और बोला था उसमें, और उसमें विरोध किया था इस बात का कि दुर्गावती को जब पुष्प अर्पित किया जा रहा था तो चप्पल जूता पहन कर किया जा रहा था। और यही विरोध करते हैं, लोग को अच्छा नहीं लगता है और मुझे अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं। इस संस्थान में मैं इतने दिनों से जुड़ा हूँ, बड़े भाई के सानिध्य में काम कर रहा हूँ। जहाँ जो गलती होती है मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये है कि जो सही हो सही कहें, जो गलत हो गलत कहें। हम युवा देश के भविष्य हैं। सब कहता है कि बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन बच्चा के ऊपर कितना शोषण होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं किसी का शौक़ नहीं है कि घर से दूर रह के माँ बाप से बिछड़ कर एक रोटी के लिए संघर्ष करें। महज आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका दो उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य की परिवार की सपना पूरा करें और सही समय पर उसको रोटी प्रोवाइड करवा सके, कंधा है, जिम्मेवारी है। दूसरा ये कि सिस्टम में जाके अपने देश के लिए, क्योंकि देश ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, तो देश के लिए कुछ करें, देश हमको याद करे, ऐसी एक व्यवस्था डेवलप करना चाह रहे हैं। इसलिए जॉब में जाते हैं, कभी पूछिए सफ़ेद कुर्ता वाले का बच्चा कभी आर्मी में जाता है, डिफेंस में जाता है? नहीं। हमारे युवा को अग्निवीर बना के 4 साल जॉब दे के भगा देगा धक्का मार के, क्योंकि कानून हमारे लिए। और ये बात सोचनी पड़ेगी। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य है कि जवानी का 4 साल देश की सेना के रूप में आप सेवा देते हैं, ये बहुत गर्व की बात है, मिल रहा है। लेकिन सिर्फ उसके मेन गोल्डन पीरियड को आप भारत सरकार यूज करके बाकी के समय को कचरे की तरह निचोड़ कर फेंक देना चाहते हैं युवाओं के भविष्य, ये गलत है। मैं ये विरोध करता हूँ इस चीज़ की। 4 साल की व्यवस्था आपने की तो बाकी 60 साल की व्यवस्था कौन करेगा? और रोजगार मांगना, रोजगार पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन भारत की दुर्दशा में बिहार की दुर्दशा और नॉर्थ भारत की स्थिति ये है कि जॉब की अहर्ताएँ होने के बाद, पढ़ने के बाद, मार्क्स आने के बाद हमें और संघर्ष करना पड़ता है। जुमलेबाज आते हैं, चाहे किसी की सरकार हो, स्टूडेंट के हित में नहीं सोचते हैं, लॉलीपॉप थमा देते हैं। कोई बोलता हम 19 लाख देंगे, तो कोई बोलता हम 10 लाख देंगे। पहले पेंशन लिख देंगे 10 लाख की, कहाँ गई भाई, कहाँ गई? बाप के विरासत पे राजनीति करने वालों से पूछिए कहाँ गई 10 लाख नौकरी। उनसे पहले जो आए सरकार पूछिए, जो गुलाबी कलर के कपड़े पहन के अपने आप को राष्ट्रभक्त देशभक्त कहते हैं, उनसे भी सवाल करिए कि 19 लाख रोजगार कहाँ गई? अरे भाई, हम तो सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार की बात कर रहे हैं। हम दुख दर्द और समाज की न्याय की बात कर रहे हैं। जब हमारे देश में सबसे अधिक युवा है, पूरे दुनिया की सबसे अधिक युवाओं वाली देश है, तो इस देश में युवा कतई खुश नहीं है, दुखी है। और इसी के कारण पार्लियामेंट में उस समय भगत सिंह विरोध किए थे, आज भी भगत सिंह हैं। और पार्लियामेंट यदि हमारे चुने हुए सरकार का है तो उसको भी विरोध करने का अधिकार हमारे पास है। हमें सोचना होगा, इसके प्रति जागना होगा, अपने बच्चों को जगाना होगा। ये काम हमारा है क्या
कि हम प्राइवेट शिक्षक लोगों को शिक्षित करें, तो 60,000 और 1 लाख रुपया महीना लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं क्या करती हैं? क्यों उन्हें नियुक्त किया गया स्वेटर बुनने के लिए, या फेसबुक चलाने के लिए स्कूलों में, या राजनीति की रोटियां सेकने के लिए? ये सवाल आपने कभी किया अपने स्कूलों से? नहीं किया। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत चिंतामयी है, क्योंकि जो कुशल और कुलीन वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते रहेंगे। वो कभी आपके साथ बैठकर रेलवे की तैयारी या पुलिस दरोगा की तैयारी नहीं करेंगे। तो हमको जागरूक होना होगा। हम हमेशा पूर्ण आज़ादी की बात कर रहे हैं। पूर्ण आज़ादी ये है कि हम बोल रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंट आप करें, आपका हक और अधिकार मिले। और आपका जनसेवक किसी सरकारी कार्यालय में आप जाएं तो आपका जनसेवक, चाहे वो किसी पद पर कार्यरत हो, एसपी हो, डीएम हो, डीएसपी हो, दरोगा, पीडीओ, कलेक्टर, सीओ, जो भी हो, वो आपके साथ आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपसे वार्ता करे और आपकी समस्या का निदान करे, तब समझिएगा पूर्ण आज़ादी है। जहाँ आपको खड़े रहकर बात करने की बात की जाए तो वो अगला आदमी अंग्रेज का प्रतिरूप है, और आप एक सीधा साधा आबोध भारतीय हैं जो कि कुर्सी पर टांग चढ़ा के बैठता है और आपसे आपका समस्या सुनता है। महोदय महामहिम आते हैं, राज्य की विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर राज दरबार लगता है। और राज दरबार की एक सच्चाई आप लोग के बीच हम साझा करना चाहते हैं। राज दरबार राजाओं के समय लगता था, अभी जनता दरबार लगता है। शब्द चेंज है, बात वही है। एक तरफ रहते हैं, कौन रहते हैं पता है ना, और बाकी आप अपनी समस्याओं को रखेंगे। भारत की आबादी, बिहार की आबादी कितनी है? उतनी जनता दरबार में कभी संभव है कि सुन पाना लोगों का? मैंने खुद नंबर लगाया था 1-1.5 साल पहले, आज समस्या का निपटान नहीं हुआ। मैंने एसडीओ को, सीओ को कई बार फटकार लगाया है, उससे विवाद किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। हम देश के जागरूक नागरिक हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन सवाल उनसे, हम उनके लिए स्वतंत्र भारत की परिकल्पना करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं, अपनी राइट्स नहीं जानते हैं, अपने अधिकार नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो भाई, हम आप लोग के अंदर आग की तरह एक संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी डरना नहीं, कहीं भी रुकना नहीं, जो सही है उसके लिए लड़ते हुए अपने प्राण का निछावर कर देना भी उन क्रांतिकारियों में भी शामिल होगा जो भारत की आज़ादी में जितना योगदान है उतना ही योगदान आपके भारत निर्माण में माना जाएगा। क्योंकि भारत में जो भी आंदोलन किए हैं उनको भी याद किया जाता भारत की क्रांतिकारियों के साथ साथ। अभी इस समय कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण विशेष कुछ नहीं बोल पाएंगे। इतना ही बोलकर जय हिंद, जय भारत।